द जियोग्राफी गाइड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीप सी माइनिंग के ऊपर। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें हम देखेंगे डीप सी लेवल माइनिंग के थ्रू हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ क्या रिस्क अवेलेबल हैं। इसकी माइनिंग की एक हिडन कॉस्ट है beneath द ओशन। वो क्या है? वी विल सी दिस एंड वी विल ऑल्सो फोकस ऑन idea that is our ocean is our future। क्या आने वाला हमारा फ्यूचर हमारी ओशन से बिलोंग करता है? इसमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस करेंगे, हम ओशन के इकोसिस्टम को समझेंगे और इस माइनिंग के थ्रू क्या इरिवर्सिबल रिस्क हम ओशंस को देके जाएंगे वो भी हम देखेंगे। सो डीप सी माइनिंग आखिर होता क्या है? ये एक इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन होता है। इंडस्ट्रियल लेवल का एक्सट्रैक्शन, ये कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मिनरल रिच डिपॉजिट जो कि इंक्लूड करते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, सल्फाइड्स एंड कोबाल्ट क्रस्ट फ्रॉम द ओशन फ्लोर एट डेप्थ्स टिपिकली ग्रेटर देन 1000 to 4000 मीटर्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ याद करने की है, तो इंडस्ट्रियल लेवल एक्सट्रैक्शन। सेकेंड थिंग इज द मिनरल डिपॉजिट नेम्स लाइक पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट। और जो जिस डेप्थ पे हम ये माइनिंग कंडक्ट करते हैं वो 4000 मीटर तक होती है, यानी कि ओशन के अबाइजल प्लेन तक। ये हमें प्रॉमिस करती है ये माइनिंग क्रिटिकल मेटल्स जो कि ज़रूरी हैं हमारे फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए और इकोनॉमिक गेंस के लिए। लेकिन ये अपने साथ कुछ मेजर रिस्क भी कैरी करता है जो कि पोटेंशियली इरिवर्सिबल रिस्क हैं फॉर डीप ओशन इकोसिस्टम एंड ग्लोबल ओशन गवर्नेंस। सो दिस इज़ अ डायग्राम जिसमें आप ऐसे सी का सरफेस दिखा के कुछ डेप्थ का लेवल दिखा सकते हैं और एक ऐसे शिप शो करके एंड दीज आर द अबाइजल प्लेन, यहाँ हम माइनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी प्यारा इलस्ट्रेशन रहेगा आपके आंसर्स में यूज़ करने के लिए। यहाँ पे यही दोबारा से डीप सी माइनिंग की डेफिनेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि इसमें एक्सप्लोरेशन एंड पोटेंशियल कमर्शियल एक्सट्रैक्शन, आप इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन या कमर्शियल एक्सट्रैक्शन कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो 3 मेन टाइप ऑफ डीप ओशन मिनरल डिपॉजिट, जिसमें एक तो पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स हैं ऑन एबाइजल प्लेन्स एट 3500 to 6000 मीटर डेप्थ। दूसरा है सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स अराउंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स यूजली 1000 to 4000 मीटर डीप प्लेन्स। सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स ये हम देख चुके हैं अभी। द थर्ड वन इज कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट ऑन सी माउंट्स। ये चीज़ आप याद करना, ये सी माउंट्स पे मिलते हैं कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट एंड रिजेस, जो मतलब ओशन के बीच में ऐसे रिजेस फॉर्म हो जाते हैं ना, जैसे कि अर्थ के ऊपर कोई अगर माउंटेन बना हुआ है तो उसकी ऐसे पीक को अगर हम ऐसे एक लाइन में ड्रॉ करें, बहुत सारी ऐसे पीक्स आके जुड़े तो ये रिज काउंट होता है। ऐसे ही ओशन के नीचे भी बन जाता है। और सी माउंट्स तो आपको पता ही है, उभरा हुआ हिस्सा जो कि है तो पानी के नीचे ही, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी हाइट अबाइजल प्लेन में अप है। ठीक है, सो इसकी जो डेप्थ है वो 800 to 7000 मीटर है। अब ये जो डिपॉजिट है ये काफ़ी रिच होते हैं मेटल्स में, जैसे कि मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट एसेंशियल फॉर बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक। अब हमें पता है ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अभी शायद हाल ही में लिस्ट अपडेट हुई है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स को हमने क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा है। आप एक बार उसे चेक कर लेना अपने एंड से। जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो रेगुलेट करता है एक्सप्लोरेशन को। ये एक डेडिकेटेड अथॉरिटी ग्लोबल लेवल पे बनी हुई है जो कि रेगुलेट करता है हम ओशियंस के रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। एक डेडिकेटेड एरिया होता है हर कंट्री के पास जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। उसमें आप मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं ओशन डीप में जाके, तो उस सब का जो लेखा जोखा है वो ISA चेक करता है। ये ऑल्सो डेवलप करता है एक्सप्लॉइटेशन रूल्स, आपको जो रूल फॉलो करने हैं एक्सप्लॉइटेशन के टाइम फॉर एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन। अब कुछ एरिया ऐसा भी होता है जो एक्सप्लोर हो रहा है लेकिन वो आपके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का है, अब उस पर किसी का राइट नहीं है किसी भी कंट्री का, तो उस पर एक म्यूचुअल कंसेंसस बना के वहाँ के कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स वहाँ फॉलो होते हैं और उसको नाम दिया, वहाँ एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसे हम कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। आगे चलते हैं, इनके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स है वो क्या हो सकते हैं डीप सी माइन के। उसमें एक तो जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है ग्रीन ट्रांजिशन के लिए वो काफ़ी इजी हो जाएगी, जैसे कि CCZ नोड्यूल्स हैं जो एंड कोबाल्ट क्रस्ट कंटेन वास्ट मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर।
Approx 21 billion tons of nodules in CCZ metal tonnages exceed non-terrestrial reserves. These metals are central to अब बैटरी के लिए ये metals सेंट्रल है, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। अब इन्हें हम अगर पॉलीमेटालिक नोड्यूल से ले पा रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल चीज़ हो जाएगी और काफ़ी इकोनॉमिकल काफ़ी इकोनॉमिक गेन्स भी होंगे इस चीज़ से हमें। ये सब बैटरीज में यूज़ होते हैं, विंड टरबाइन में भी यूज़ होते हैं और जो दूसरी लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ भी हम इसे यूज़ करते हैं। इससे एक फ़ायदा और होगा, जो हम लैंड के ऊपर माइनिंग करते हैं वो प्रेशर कम होगा, जिससे कि हम शायद डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड कर पाएँ और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हम ट्राइबल एरियाज़ में जाके जब माइनिंग करते हैं तो वहाँ उन लोगों का एक बहुत बड़े पैमाने में डिस्प्लेसमेंट होता है। शायद वी विल बी एबल टू सेव दैट डिस्प्लेसमेंट देन, और उससे जो वेस्ट पाइल्स है वो भी कम कर सकते हैं, जिससे कि एक लोअर कार्बन फुटप्रिंट होगा अगर हम अच्छे से उसे मैनेज करेंगे तो। अब ये डाइवर्सिफाई करता है सप्लाई चेन्स को अवे फ्रॉम फ्यू डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स, जैसे कि चाइनाज कंट्रोल ऑफ और रेयर अर्थ। चाइना आज के टाइम में रेयर अर्थ की फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुका है। सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी का। रेयर अर्थ मेटल्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर हम ऐसे डीप ओशन माइनिंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो एक जो सप्लाई चेन है इनकी रेयर अर्थ मेटल्स की, वो डाइवर्सिफाई हो पाएगी, जिससे कि एक मोनोपोली इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। इनके जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेन्स है इंडिया को लेके वो क्या है, इंक्लूडिंग इंडिया? It could underpin blue economy. Blue economy, we know it is related to water. New industries, high-tech jobs, and revenues for coastal and island states. India holds 75,000 square kilometer area in the Central Indian Ocean Basin under ISA contract and is developing mining and metallurgical technologies for polymetallic nodules to secure cobalt, nickel, and copper. अब जो इनके environmental and ecological risk हैं, let's see them. इनसे जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है जो यूनिक डीप सी हैबिटेट है, हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। माइनिंग के बाद जो वहाँ सेडिमेंट के प्लम्स बनेंगे, मतलब वो जो उससे और भी ज़्यादा मतलब वाइडर रेंज में इकोसिस्टम डैमेज होगा। अब डीप सी में जाके अगर आप माइनिंग करोगे तो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन होगा, लाइट पोल्यूशन होगा और कार्बन साइकिल इम्पैक्ट करेगा। ये इरिवर्सिबल रहेगा और जो टाइम स्केल जो रहेगा रिकवरी का, वो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि अभी हमने उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया और कुछ सालों बाद वो फिर से वहाँ आ जाएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल डैमेज होगा ओशंस को। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नेंस, सोशल एंड एथिकल कंसर्न क्या है इस चीज़ से रिलेटेड। अब जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, जो क्लैरिटी ऑफ रूल्स अवेलेबल नहीं है, और जो ISA का ड्यूअल रोल है, इट इज़ प्लेइंग डबल रोल। जैसे कि ISA मस्ट, इसको दोनों काम करने होते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना होता है कि रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, और साथ ही साथ इसको इंश्योर करना होता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, जो कि कंसर्न रेज करता है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। जैसे कि आप एक हाथ से बोल रहे हो कि रिसोर्स निकालो, दूसरे हाथ से बोल रहे हो रिसोर्स निकाल भी लो, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट को आप ही प्रोटेक्ट करोगे। तो इसी चीज़ के ऊपर जो अलग अलग देशों में साइंटिस्ट हैं या NGOs हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो बेसलाइन है डीप सी इकोसिस्टम की, वो काफ़ी लिमिटेड है, जिससे कि हम एक सेफ थ्रेश होल्ड नहीं डेवलप कर पा रहे कि एक इतने लेवल तक ही रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना यहाँ के लिए फिजिबल रहेगा, वाइबल रहेगा। सो इट रिक्वायर सम अमेंडमेंट्स, जिस फील्ड में काफ़ी ग्लोबल बातें भी उठी है या आवाज़ भी उठाई गई है कि हमें डीप सी माइनिंग को फ़िलहाल के लिए, जब तक हम कुछ गाइडलाइंस या सेफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स पे नहीं पहुंच जाते, इसको पॉज कर देना चाहिए। इसमें एक और जो इशू है, एथिकल कंसर्न आ रहा है, वो है इक्विटी एंड राइट्स ऑफ स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़। Concerns over how benefits from common heritage resources will be shared, especially with small island developing states and future generations. Critics warn that rushing into deep sea mining may undermine efforts to build a circular economy and reduce material demand through recycling and substitution rather than new extraction. अब ये कहना चाह रहा है कि जो कंसर्न है कॉमन हेरिटेज के ऊपर, वो ये है कि रिसोर्स को शेयर किया जाएगा,
स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके द्वारा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो एक बात उठा रहे हैं कि अगर हम डीप सी माइनिंग में इतनी जल्दबाजी से रश करेंगे तो शायद जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी के एफर्ट है, हम जो सोच रहे हैं अभी अर्थ के ऊपर ही हम जो रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनको कैसे अपनी सर्कुलर इकोनॉमी में यूज़ करें, शायद वो एफर्ट अंडरमाइन हो जाएगा। और रिसाइकलिंग के द्वारा जिस मटेरियल की अभी हम डिमांड रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जो कि हम डीप सी से माइन करके या न्यू एक्सट्रैक्शन करके रिसोर्सेज लेके आएंगे उसके द्वारा। अगेन एक काफ़ी प्रॉब्लम पाइल अप ऑफ वेस्ट, अगेन रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, कहीं ना कहीं उसका काफ़ी गहरा घाव रहेगा। In sum, deep sea mining offers potential gains in critical minerals and economic opportunities, but possess substantial, possibly irreversible risk to poorly understood deep ocean ecosystems and raises serious governance and ethical questions, which is why the global debate is now centered on a precautionary approach versus rapid development. अब यहाँ से की टेक अवे क्या है? वो है कि जो डीप सी हैं वो अर्थ के लास्ट ग्रेट फ्रंटियर हैं। इसको हमें नॉलेज के साथ एक्सप्लोर करना चाहिए और काफ़ी क्वेश्चन के साथ गवर्न करना चाहिए, और इसे हमें अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब यहाँ अंधाधुंध एक्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर वेल मेंटेन सेटअप होना चाहिए इस चीज़ के लिए इन तीनों एरियाज में। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you, have a good